बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे की और कराची के अंदर सिंध हाई कोर्ट की जो कराची बेंच है, आज दो तरह की प्रोसीडिंग्स थी वहाँ पर। एक प्रोसीडिंग जिसके बारे में आप तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं, MLO से मुतल्लिक, और दूसरी प्रोसीडिंग थी, एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी। सिंध पुलिस के जो इस वक्त जो तफ्तीशी अफसर हैं उनको पार्टी बनाया गया था, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सिंध के, जिन्होंने प्रोसिक्यूशन को हेड करना होता है, उन दोनों को पार्टी बनाया गया था। इसके मुतल्लिक जो मुलज़िम ज़हीर है और उसके तर्जुमानों के बहुत बड़े दावे थे, और उनके वकला साहिबान भी जो इनके लाइव सेशंस को ज्वाइन करते हैं, उनकी तरफ से भी कुछ दावे किए गए थे। उसके बारे में आज पहले शाहिद हुसैन साहब से पूछेंगे कि वो उस मुकदमे की समाअत का हवाला हमें बताएं। दोनों मुकदमात की समाअत का अहवाल इन्हीं से सुनेंगे, क्योंकि इन्होंने वहाँ देख कर उसको ऑब्जर्व किया है, तो आंखों देखा हाल इन्हीं से जानेंगे। शायद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा, आज दो तरह की प्रोसीडिंग थी, दोनों में क्या बना है, और थोड़ा कोर्ट के जो अदालती कमरे का जो माहौल था उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि आप वहाँ मौजूद होते हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो समाअत हुई थी आज यही तौहीन अदालत वाले केस की थी। लेकिन जिस मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने ये केस फिक्स था, वो जस्टिस के आगा, जो कि करीम खान आगा सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी सरबराही में जो दो रुकनी बेंच है, उनके सामने ये केस फिक्स था। लेकिन आज रूटीन के हिसाब से सबसे पहले मिसिंग पर्सन के केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। वो जब निमट जाते हैं तो फिर एडिशनल या एक फौरी नोयत के जो केसेस होते हैं उनकी समाअत होती है, और उसके बाद फिर दीगर जो केसेस हैं जो रूटीन से हट के होते हैं उनकी जो है वो समाअत थी। और उसके बाद फिर 7वें नंबर पर ये केस लगा हुआ था। इस दौरान मैंने देखा वहाँ सईद रिंद साहब भी वहाँ मौजूद थे, जो कि केस के तफ्तीशी अफसर हैं। GM फारूकी साहब, जो कि वकील हैं मुल्ज़मान के, वो और उनके एक और जो है एसोसिएट वकील, वो कमरा अदालत में मौजूद थे। जिब्रान नासिर और उनकी जो लीगल टीम है वो भी कमरा अदालत में मौजूद थी। तो सर GM फारूकी साहब भी सुबह से जैसे मौजूद थे वो, और जो सिंध हाई कोर्ट का जो सबसे सीधे हाथ के जो बेंचेस हैं, सबसे पहले बेंच पे वो भी मौजूद थे। लेकिन जब कॉल हुआ केस, तो दीगर जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रोसिक्यूशन जिब्रान नासिर, तफ्तीशी अफसर और सिंध हुकूमत की जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के जो वकला है वो मौजूद थे। वो अपनी साइड पे आके खड़े हुए रोस्टम पर, और जो सीधे हाथ का रोस्टम होता है वहाँ साइलिन या वकला, उनके साइलिन के वकला खड़े होते हैं। तो वहाँ उनके एसोसिएट जो है वो आके खड़े हुए। GM फारूकी साहब रोस्टम पर नहीं आए, वो बेंच पे मौजूद रहे जब केस हम्म। की समाअत हुई। तो उनके वकील की तरफ से, यानी कि मुल्ज़मान के वकील की तरफ से बताया गया कि उनके जो सीनियर वकील हैं, उनका इशारा इशारा जो था वो आमिर नियाज बडेरा साहब की तरफ था कि वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद, सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट, सॉरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। तो लिहाजा वो आज नहीं आए। तो इस केस की उनका यकीनन था कि समाअत मुलतवी कर दी जाए या केस डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो उसके बाद फिर प्रोसिक्यूटर जो है सलीम हैदर साहब, उन्होंने अदालत को बताना शुरू किया कि देखें जी, एक तो दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, और दूसरा ये कि केस का चालान भी जो है वो जमा हो चुका है, तो लिहाजा ये केस बनता नहीं है। तो इस दौरान फिर जिब्रान नासिर ने भी बल्कि अदालत ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया कि जैसे मुझे ये लग रहा था कि जैसे अदालत मतलब उसमें जो मुल्ज़मान के वकील ने जो कहा, उसकी उनका मौक़िफ़ सुनते हुए इस केस की समाअत मुलतवी की जा रही थी, जहाँ तक मुझे फ़ील हुआ। लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने उनको बताया कि देखें जी, कि चार्ज फ्रेम होने वाला है, केस का चालान जमा हो चुका है, और उसके बाद फिर ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो असल में वो वैसा हुआ नहीं है जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। और क्या-क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया यूट्यूब पे भी, या उनके वकला की तरफ से आप खुद भी जानते हैं कि क्या-क्या उनका कहना था। तो उसके बाद फिर अदालत ने दोबारा से ऑर्डर जब लिखवाना शुरू किया, और वो सारा उन्होंने ऑर्डर लिखवाया, और आखिर में वो यही वाली बात कि केस का चालान जो है 8 जून को, केस जो है सिंध हाई कोर्ट का जो 8 जून का फैसला था, जिसके हवाले से इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी तौहीन अदालत की, वो नहीं बनती, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। और चूंकि अब चालान भी ट्रायल कोर्ट में जमा हो चुका है, अब फर्द जुर्म आयद होनी है, तो लिहाजा अदालत ने कहा कि वो मामला वहीं ट्रायल कोर्ट में प्रोसीड होगा, तौहीन अदालत बनती नहीं है। इसलिए अदालत ने कहा कि इनकी जो मिसलिनियस दरख्वास्त है उसको डिसमिस किया जाता है। ये अच्छा शायद भाई, मुझे ये कंफर्म कीजिएगा, आज के दिन जो सिंध हाईकोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स थी, ये बात तो तय थी कि आमिर नियाज बडेरा साहब नहीं होंगे और लीड करेंगे GM फारूकी साहब, जो सीनियर लॉयर हैं कराची से, साबिक प्रोसिक्यूटर भी हैं, और वो तो इस तरह की चीज़ों के ऊपर कमेंट्स भी कर चुके हैं, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बैठकर लाइव सेशंस में आके बड़े बड़े दावे भी कर चुके हैं। तो वो क्यों नहीं पेश हुए? उन्होंने अपने जूनियर को क्यों आगे भेजा? उसकी क्या वजह थी? वो मुनासिब नहीं समझ रहे थे? क्या मसला क्या था? सर ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन वो सुबह से मौजूद थे। लेकिन जब ये जुम्मे के रोज़ समाअत हुई थी चालान से मुताल्लिक जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, तो उस दौरान आमिर साहब ने ये कहा था कि पीर को जो भी समाअत होगी तो वो GM फारूकी साहब ही पेश होंगे। यानी कि आज आपको पता है तय था केस MLO से मुताल्लिक सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में था, लेकिन वो चूँकि आज छुट्टी पे थे, रुखसत पे थे, तो दूसरी जब बेंच में ये समाअत हुई, तो वहाँ तो मैंने देखा कि ये GM फारूकी साहब जो है पेश हुए।
और अदालत ने उनको जो है वो दोनों की राय के बाद, चूंकि पार्ट हर्ड केस हो चुका है पहले से जस्टिस सलाउद्दीन पवन साहब की अदालत में, तो वहां मुंतकिल किया गया कि कम एक वीक, बल्कि इसी जो वीक है इसमें कोई उसी में। ऐसी तो नहीं है जो के आगा साहब है, के आगा साहब के बारे में जो हमें हमारे दोस्त वकला साहबान बताते हैं कि के आगा साहब जरा इंग्लिश स्पीकिंग, वो थोड़ा ना इंग्लिश स्पीकिंग वाले जजेस में से हैं, और वो सर उनकी थोड़ा नहीं है कोर्ट के सर, अंदर इंग्लिश का माहौल होता है, सिर्फ वो उर्दू स्पीकिंग नहीं चलती, कोई नहीं नहीं ऐसी सर, वजह नहीं थी। थोड़ा नहीं है सर, थोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा, बल्कि 100% उनको उर्दू समझ नहीं आती, या कोई और जबान उनको समझ नहीं आती, और बोलना भी नहीं आती। तो मैंने पहले भी कई दफा वीडियोस जो है वो बनाई हैं जिसमें वो उर्दू बोल नहीं पाते, और जो अंग्रेजी बोल नहीं पाते या समझ नहीं पाते, तो चाहे साइलिन हो या वकला हो, फिर वो कतराते हैं उनके सामने पेश होने से। तो यही वजह होगी कि जीएम साहब ने मुनासिब समझा कि मैं ना खड़ा हूं, क्योंकि इंग्लिश बोलने से, क्योंकि मैं आई डोंट नो, मतलब ये कोई कॉम्पिटेंस का लेवल नहीं है, बरल ये मुमकिन है सर। मैं नहीं समझता कभी भी कि इंग्लिश ना बोलना आती हो तो वकालत नहीं हो सकती, लेकिन बरल हो सकता है कि ये रीजन हो कि उन्होंने अवॉइड किया ऑफिस कोर्ट को, क्योंकि वो सीनियर लॉयर हैं, उनकी जिम्मेदारी है, और वो अपने जूनियर को अगर भेज रहे हैं तो उनके जूनियर थे इतने कॉम्पिटेंट कि वो कम्युनिकेट कर सके कोर्ट के साथ। जी, जी, वो तो उन्होंने तो अदालत को ये बात समझा दी थी कि उनके जो मेन वकील हैं, वो चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो लिहाज़ा वो नहीं पेश हो सकते। तो अब ये इसका मैं खुद नहीं कह सकता, क्योंकि मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो प्रोसिक्यूटर रहे हैं, बड़ी अच्छी मतलब उनकी काबिल वकील हैं। अब ये वजह थी कि अंग्रेज़ी वाला मामला था या अंग्रेज़ी ना बोलने वाला मामला था, लेकिन ये है कि वो रोस्टम पर नहीं आए, और आपने ऑर्डर की कॉपी भी देखी होगी, उनका ऑर्डर की कॉपी नहीं, पे मैं भी तो नाम कह रहा नहीं हूँ लिखा उनके होता। उनकी हाजिरी नहीं लगी हुई, अगर वो कोर्ट में जी, बैठे थे जी। तो उनको पेश होना चाहिए था। और नॉर्मली हमारे यहाँ तो जब बंदा बैठा हो तो सीनियर वैसे खड़ा भी हो तो हाजिरी लग जाती है, हाजिरियां तो होती हैं सीनियर्स की, लेकिन अगर नहीं लगी तो उसका मतलब है कि वो वाकई अवॉइड कर रहे थे के साहब को। अच्छा, ये के आगा साहब का बेंच वही बेंच है ना जिससे मंसूब किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा कि ये इन केसेस के अंदर बच्चियों को जाने देते हैं, और इन्हीं के मुकदमात को बुनियाद बनाकर हर जगह पर प्रोपेगेंडा किया जाता है कि इस मुकदमे को खत्म कर देना चाहिए, ये मुकदमा रह नहीं गया, इस मुकदमे में कुछ नहीं है। ये वही के आगा साहब हैं जिनके फैसलों की मिसालें दी जाती हैं। जज साहब, बिल्कुल एक उनके फैसले की मिसाल दी गई थी जब ये चालान से मुतल्लिक जब इनकी दरख़्वास्त जिस दिन मुस्तरद हुई है, तो उस दिन भी कहा गया था कि उसमें चूँकि एक केस में जिब्रान नासिर भी वकील थे, तो उस केस का हवाला दिया गया था। देखें जी, उस केस में 14 साल बच्ची की उम्र थी, उसको जो है कोर्ट ने जाने दिया, और उसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा भी सी क्लास करने का कह दिया। और ये हमारे जो लंदन फ्रेंड हैं जिब्रान नासिर साहब, ये मौजूद थे। तो उसके बाद बदकिस्मती से इस केस को या इस इश्यू को जो है इश्यू बनाया जा रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वो। तो लेकिन मामला सर एक और भी है ना, ये एक बड़ी बारीकी समझने वाली है। असल में हम जो आप और हम जितना भी डिस्कस करते हैं, एक बात है कि 14 साल से या 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी की, ठीक है? अब उसमें बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट में जो केस आता है, वो केस आता क्या है? केस तो प्रोटेक्शन का आता है ज़्यादातर, और उसके बाद फिर या हम्म। माँ-बाप की तरफ से आता है कि गुमशुदगी का मिसिंग का केस है। इसके अलावा जो केस आता है, और ख़ास तौर पर जिस तरह ये केस घूम के आया है इसरा ज़हीर के खिलाफ, वो तो ट्रायल कोर्ट से घूम के वापस आ रहा है। हाई कोर्ट ने तो जिस तरह जो इख्तियार था उस तरह कोर्ट ने अपना काम किया। बाकी ट्रायल कोर्ट से घूम के आया। तो अब उसके चाहे दूसरे केसेस को लेके हवाले दें या ना दें, लेकिन ये ट्रायल कोर्ट से घूम के आया, ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही है। तो अब हाई कोर्ट इसको कैसे खत्म कर सकती है? मैं शायद भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगा, ये जो तौहीन अदालत थी ना, इस तौहीन अदालत को हमने पहले दिन से फजूल डिक्लेयर किया था। उसकी वजह ये थी कि तौहीन अदालत होती है जब आप अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं, अदालत आपको कोई हुक्म दे रही है और आप उसको नहीं मानते। यहाँ अदालत का कोई हुक्म नहीं था, यहाँ ये था कि जी प्रोसिक्यूटर साहब ने तब ये कहा था, अब ये कह रहे हैं। ओ भाई, प्रोसिक्यूशन का काम है एविडेंस के हिसाब से चलना, तब उनके पास एविडेंस नहीं होगी, अब उनके पास एविडेंस है। तो आप किसी को किसी के अपने बयान के ऊपर ये बातें नहीं कर सकते। ना उन्होंने अदालत के किसी हुक्म की खिलाफवर्जी की, ना उन्होंने अदालत के साथ कोई मिसबिहेव किया, ना उन्होंने अदालत की कोई तौहीन की। तो क्या तौहीन अदालत है? मतलब ये बेसिकली इनका मकसद था कि शायद इसकी वजह से चीजें स्टे हो जाएंगी, और वही जो फजूल किस्म की दरखास्तें दायर कर करके जो मैदान छोड़ के भागने वाली बातें होती जी है ना, सर। कि ट्रायल कोर्ट के मैदान को छोड़ के भागने आगे आगे लग के, ये वो वाली थी दरखास्त जो आज खारिज हुई है। सर देखें, फिर एक और जो बात हुई है, सबसे अहम बात ये है कि अब अगर मुझे जहाँ तक लगता है, हाई कोर्ट में चालान खत्म करने के मामला भी इनका दफन हो गया, खत्म हो गया, और उसके बाद तौहीन अदालत का जो जो बार बार आप हर शुरू कोर्ट पर करें ना, पहले क्रैशमेंट खत्म हुई, हाँ आपने मुकदमे को क्रैश करवाने की कोशिश की, वो खत्म हो गई। सर। आपने चलान कॉग्निजेंस को चैलेंज किया, वो खत्म हो गई। और आपने तौहीन अदालत दायर करके उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की प्रोसिक्यूशन को, वो भी दफन हो गई।
सर, रह फिर गया। बात ना, एक और बात, आप हर फोरम पर ये कहते हैं कि 8 जून को या 6 जून को सिंध हाई कोर्ट ने बच्चे को जाने दिया था, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने की इजाज़त दी थी, लिहाज़ा ये केस तो बनता ही नहीं है, सिरे से केस ही नहीं बनता। तो अब सिंध हाईकोर्ट की छुट्टी थी, 21 जुलाई को सिंध हाईकोर्ट में से कोई फैसला नहीं आया। मेरा ये भी तो कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो सिर्फ 8-10 लाइनों का फैसला है, आसान इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसको दुनिया जहान में झूठ बोलकर प्रोपेगेंडा करते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने जीएम फारूकी साहब को बड़े अदब के साथ इनसे डिफर करके इनके लिए भी व्लॉग किया था कि जीएम साहब भी बैठ के उस किसी यूट्यूबर के साथ बैठकर ये वाली बातें कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है जिसकी वजह से आज तक ये मुकदमा खड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उसी खबर को, जो एक खबर चला दी गई कि पता नहीं वहां पे क्या हो गया, रिमार्क्स क्या हो गए, डिसीजन की बात नहीं करता, कुछ पढ़ के नहीं सुनाता। 21 जुलाई का फैसला सिंध हाईकोर्ट का, उसका जिक्र करते हुए जुबान टूट जाती है। उसी फैसले के चक्कर में एक इनके छोटे से वकील के खिलाफ तौहीन अदालत पेंडिंग है, उसका जिक्र नहीं करते, लेकिन बाकी सारी चीजों का जिक्र करते हैं। सर, बहरहाल कुछ भी है, लेकिन अब इनकी जो एक है ना कि हर तरह से किसी न किसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट के 8 जून या 6 जून के ऑर्डर को बेस बना के बच जाएँगे। अब वो सारे इनके बयाने दफ़न हो गए, ये बात तय हो गई कि अब 265 में मुझे लगता है कि हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने जो जिन अदालत के ऑर्डर्स का हवाला दिया जाता था, अब वो ऑर्डर ही उनके ऊपर हाई कोर्ट ने कोई मज़ीद कोई नहीं किया, और ना ही तौहीन अदालत का अदालत ने माना। तो इसका मतलब ये है कि अब ट्रायल चलेगा। अब उस ऑर्डर का इंतज़ार किया जा रहा है कि तहरीरी हुक्मनामा जब आएगा, जैसे सलाउद्दीन पंवार साहब का, उसमें हो सकता है टाइम फ्रेम सेट किया हो अदालत ने कि 1 महीने में या 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल कर दें। तो वो मुमकिन है, हो सकता हो उसमें ट्रायल मुकम्मल होगा यकीनी तौर पर, जैसे कल भी आप बता रहे थे, केस तो सज़ा का है। इसके अलावा बचने का इम्कान नहीं है। बाकी जहाँ एमएलओ का सर जो आप पूछ रहे थे, क्योंकि जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब आज ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर फिर छुट्टी पर थे, तो उनका जो बोर्ड है या बेंच है, जो उनका जो आज का केस उनकी अदालत में फिक्स किए गए थे, जस्टिस इरशाद अली शाह की अदालत में फिर आज उनका बोर्ड ट्रांसफ़र किया गया था, तो वहाँ जीएम फारूकी साहब वहाँ पर पेश हुए। रोशन जी, जी सर, वहाँ पेश हुए ये हैं और उस है यार, ये सर प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कहते हैं हमारी जुबान में इसको। सर ये बड़ी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी है कि अगर आप वहां पेश हो रहे हैं और यहाँ पेश नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि आप भाग रहे हैं अदालतों से। और ये फेयर गेम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये लीगल टीम जो है वो फेयर गेम नहीं खेल रही। वो एक बंदा खड़ा है, उस बंदे के सामने ये लोग कभी किधर से भाग रहे हैं, कभी किधर से भाग रहे हैं, और फिर भी तनकीद उसके ऊपर करते हैं। उसका जर्फ है कि वो इनके लिए कुछ बोलता ही नहीं है। सर फिर उसके बाद फिर चूँकि ये चूँकि आर्ज़ी बेंच था, तो जिब्रान नासिर साहब ने भी बताया कि देखिए इसमें स्टैंड करता है, तो लिहाज़ा अब वो पार्ट हेड मैटर है, वहाँ दूसरे बेंच को ही भेजा जाए जो ओरिजिनल बेंच है। तो अदालत को कहा गया कि इसकी जो है शॉर्ट डेट दी जाए। तो उसमें दोनों वकील साहिबान की मर्ज़ी के बाद फिर अदालत ने ये लिखा है उस अपने ऑर्डर में कि इसी जो हफ़्ता चल रहा है, यानी कि कल भी समाअत के लिए मुकर्रर हो सकता है, परसों भी, या जुमेरात या जुम्मे से पहले-पहले ये केस समाअत के लिए जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब की अदालत में फिक्स हो जाएगा, तो वहाँ पर आर्गुमेंट होंगे। तो आज बडेरा साहब नहीं थे, बाकी जीएम फारूकी साहब वहाँ पर भी पेश हुए। तो आज ये दोनों जो मामलात की कार्रवाई थी वो यहाँ तक ही रही। तो जज साहब फिर ये जो ओरिजिनल बेंच है जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब का, उन्हीं के पास ये जुम्मे से पहले-पहले ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर होगा। उसमें उन्हें दलाइल ही हैं, हतमी दलाइल होंगे और अदालत जो बेहतर समझेगी उसमें फैसला देगी। लेकिन जी, तो जज साहब फिर उन्हें जो जस्टिस इरशाद अली शाह साहब हैं, उन्होंने फिर अपने हुक्मनामे में लिखा है कि ये जो जुम्मे से पहले-पहले जो हफ्ते के दिन है, जो बकिया दिन है, उसमें ये ओरिजिनल बेंच जो है, यानी कि जो मुतल्लिका बेंच है जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब का, उसी में ये समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा किसी दिन भी। तो दलाइल होंगे, चूँकि पहले जिस तरह हुक्म इम्तिनान जारी किया गया था, वो अब तक बरकरार है, और अदालत जो है वो जब ये दलाइल सुन लेगी, तो अदालत जो बेहतर फैसला समझेगी वो करेगी। लेकिन जुम्मे से पहले-पहले उम्मीद है कि इसी हफ्ते समाअत जो है वो एमएलओ से मुताल्लिक भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। और 6 अक्टूबर के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हो सकता है ये भी 6 अक्टूबर वाले दिन में ही आ जाए, तो 6 अक्टूबर की प्रोसीडिंग के साथ भी हमें आगाह कीजिएगा। बड़ी अहम किस्म की प्रोसीडिंग्स हैं, जिसकी वजह से लोगों के राब्ते चल रहे हैं शायद, और माफ़ी तलाफ़ी वाला सिलसिला चल रहा है, वो भी आपने हमें अपडेट लाज़मी करना है। और मज़ीद जो भी अपडेट होगी हम आप तमाम लोगों को, देखने वालों को भी पहुँचाएँगे। शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।